बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज मैं क्लास 9 केमिस्ट्री की सिंध बोर्ड की नई बुक का चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, उसको स्टार्ट करा रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। नाम मेरा आप सबको पता है, सैयद मोहम्मद सिद्दीकी अंद आपके सामने हाजिर है। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस के बारे में आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन इसको सुनने से पहले कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना। एक बार पढ़ूंगा, हर पॉइंट को तुम सुनोगे, बार बार उसको रिवाइंड करते रहना, सुनते रहना, जब तक वो याद ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ाना। और इस वीडियो को भी देखने से पहले तुम मेरी पिछली वाली वीडियो देखना है इस चैप्टर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है। जिसमें मैंने एटॉमिक मॉडल का तारुफ करवाया है, तुम उसको गौर से देखना, समझना, सुनना। जब वो सारे मॉडल याद हो जाएं तो फिर इस वीडियो पे आना। इस वीडियो में ये पॉइंट जो मैं करवा रहा हूँ इनको पहले याद करना, बार बार रिवाइंड करके जब ये याद हो जाए फिर कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट देखना, तो मजा आएगा इंशाल्लाह, समझ में आ जाएंगे। ठीक है। एक साइंटिस्ट था माइकल फेराडे। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के होने का इजहार करवाया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी कोई चीज भी मौजूद है, खाली मौजूदगी का इजहार करवाया। एक साइंटिस्ट था हीन रिच कीसलर। उसने डिस्चार्ज ट्यूब को डिजाइन करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी की पासेज को देखा, बस इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के देखी। फिर उसी डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया विलियम क्रुक्स और जे जे थॉमसन ने, और कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। और इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन रखा किसने? जॉर्ज जॉन स्टोन स्टोनी ने। ठीक है सर। और फिर उसी डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल करके गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज की यानी प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी। ठीक है सर। अब मेरे इस पॉइंट को तुम बार बार सुनते रहना, जब तक ये याद ना हो जाए तब तक इस वीडियो को आगे मत बढ़ाना। और इस वीडियो को भी सुनने से पहले तुमको मैंने बताया ना, वो अटोमिक मॉडल वाली इंट्रोडक्शन टू अटोमिक मॉडल्स, वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है। अच्छा जी। अब कुछ साइंटिस्ट की तस्वीरें। माइकल फेराडे, जिसके एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के होने का इजहार हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मौजूदगी का इजहार हुआ। अच्छा जी। विलियम क्रुक्स, जिन्होंने स्टार ट्यूब के अंदर जे थॉमसन के साथ मिलकर कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। हीनरिच गीसलर, जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के देखा। जे जे थॉमसन, जिन्होंने विलियम क्रुक के साथ मिलकर डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की और कैथोड रेज की डिस्कवरी करी। और इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? जॉर्ज जॉन स्टोन स्टोनी ने। ठीक है सर। ये थे गोल्डस्टीन, जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब वाले एपेरेटस को इस्तेमाल करके प्रोटॉन्स की और पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी करी थी। रदरफोर्ड, मशहूर आदमी जिसने रदरफोर्ड गोल्डफेल एक्सपेरिमेंट करके, याद है ना, न्यूक्लियस का तारुफ करवाया था। पहला साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि एटम में कोई न्यूक्लियस जैसी चीज भी होती है, मतलब एटम का दरमियानी पोर्शन जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ऐसा भी कोई चीज मौजूद है। इसका तारुफ करवाने वाला ये रदरफोर्ड था। ठीक है सर। अच्छा जी। फिर एक साइंटिस्ट था जेम्स चैडविक, जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करवाई थी, जिसने बताया था कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका मास तो होता है, चार्ज कुछ नहीं होता उसका। वो न्यूट्रॉन कहलाता है। मतलब उसको किसी चार्ज की लालच ही नहीं होती, कहीं अट्रैक्ट होता ही नहीं है, किसी तरफ मुड़ता ही नहीं है, सिर्फ मास होता है उसका, सुकून से न्यूक्लियस में चुपचाप बैठा रहता है और चने चबाता रहता है, किसी को कुछ बताता ही नहीं, अपनी मौजूदगी का इजहार करवाता ही नहीं है। जब भी तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे आखिर में हुई, सबसे मुश्किल से हुई। जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं एक बात। अच्छा जी। अब जे जे थॉमसन साहब थे, एक साइंटिस्ट थे। और देखो, ये बात हम सबको पता है, आम इंसान के सोचने समझने में, दिमाग चलाने में, और साइंटिस्ट के सोचने समझने में, दिमाग चलाने में आसमान जमीन का फर्क होता है। अब बारिश होती है तो पानी आता है, ये बात तो हम सबको पता है। और बारिश होते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? यार जल्दी से बस गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, छुट्टी हो जाए, और अम्मी जो घर पे समोसे पकोड़े बना दे, हम खाने बैठ जाए, मजे आ जाए। लेकिन साइंटिस्ट जो है ना, कायनात की हर नेचर, हर चीज में गौर करते हैं, जब भी तो वो कायनात के बनाने वाले तक पहुंच जाते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये बात बड़ी मशहूर थी कि वो मरने से पहले शायद पता नहीं इस्लाम कबूल करके गया कि नहीं, वो पहले क्या कहता था, ये कायनात में सारा निजाम खुद ब खुद चल रहा है। बाद में वो इस नतीजे पे पहुंचा कि इस कायनात के निजाम को चलाने वाली कोई ना कोई एनर्जी मौजूद है। और वो फिर उस एनर्जी को डिस्कवर करने में लग गया था, और वो अल्लाह ताला तक पहुंच गया था। गालिबन ईमान लाया था कि नहीं, वो तो वो ही जानता है और अल्लाह जानता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद अल्लाह पे ईमान ला चुका था, कुछ कहते हैं कि अभी तक उसने ईमान नहीं लाया था। बहरहाल वो रिसर्च में था कि इस कायनात को बनाने वाला है कौन। ये तो उसको पता चल चुका था कि कायनात का निजाम खुद ब खुद नहीं चल रहा, कोई ना कोई चला रहा है। यही साइंटिस्ट जेसन थॉमसन था। साइंटिस्ट करते क्या है, नेचर में और करते हैं। देखो, ये बिजली चमक रही है ना, लाइटनिंग हो रही है, तो जे थॉमसन ने नोट किया, यार ये जो लाइटनिंग है ये हो किस तरह से रही है, मतलब बादलों से जमीन तक बिजली जो पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है। हालांकि गैसेस तो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर छत पे एक तार लटक रहा है, और उस
उसका जो है ना कोटिंग नहीं है, यानी अनकोटेड वायर है, नंगा तार है। अब वो तार लटक रहा है और उसमें ना करंट है, मतलब बहुत खतरे वाला है। अगर मैं उसको छूऊंगा तो मैं गया ऊपर, लेकिन टच करूंगा तब ना। जब तक मैं उसको टच नहीं कर रहा, जब तक मैं उससे दूर हूं, वो तार के अंदर मौजूद करंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि जब तक मैं उससे दूर हूं, उसके और मेरे दरमियान एयर मौजूद है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब तक मैं उसको टच नहीं कर रहा, तब तक उसके और मेरे दरमियान गैसेस मौजूद हैं। और गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, मतलब गैसेस के अंदर से बिजली गुजर नहीं सकती। जब भी तो कहते हैं गैसेस आर द बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात तो हम सब मानते हैं। अब जस्ट सपोज तुम ना एक रास्ते से गुजर रहे हो, वहां पे पीएमटी का तार टूट के लटक रहा है, तो जब तक तुम उसको टच नहीं करोगे, उसके करीब नहीं जाके उसको छुओगे नहीं, उसके कांटेक्ट में नहीं आओगे, तब तक तुम सेव हो, तुम्हें कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं हो तुम उसके पास से गुजरे या थोड़ा दूर से गुजरे, वो करंट निकल के तुम तक पहुंचा, तुम्हें करंट लगा दिया, ऐसा होता तो फिर हर कोई मर जाता। जहां थोड़ा बहुत कहीं तार खराब होता, करंट निकलता, वो करंट ट्रेवल करते हुए इंसानों तक, जानवर तक पहुंचता, उनको मार देता। अल्लाह ने ऐसा रखा ही नहीं है। क्यों नहीं रखा? क्योंकि अल्लाह ताला ने करंट को हुक्म दिया है कि तुम गैस के अंदर से नहीं गुजर सकते, और गैसेस को कह दिया अपने अंदर से करंट को गुजरने मत देना। तुम गैसेस के लिए तुम करंट के लिए बैड कंडक्टर हो। तो जहां जहां गैस मौजूद होगी, एयर मौजूद होगी, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस होंगी, वहां से करंट यानी बिजली गुजर नहीं सकती। जो बच्चे मेरी बात गौर से सुन रहे हैं ना, वो इस तस्वीर को देख के और मेरी बात को सुन के मेरे पॉइंट को समझ जाएंगे इंशाल्लाह, जहां मैं पहुंचने वाला हूँ। तो अगर गैसेस इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर्स हैं, गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती, कंडक्ट नहीं हो सकती, हमारे अंदर हमारे तक पहुंच नहीं सकती, तो सवाल ये पैदा होता है कि बादलों से जमीन तक इतना लंबा फासला बिजली कैसे तय कर लेती है? जबकि बादलों से जमीन तक के दरमियान तो एयर ही एयर मौजूद है, मतलब बहुत सारी गैसेस मौजूद है। एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि बादलों से बिजली जमीन तक ट्रेवल कर रही है? हालांकि बीच में गैसेस मौजूद हैं, गैसेस आर द बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर कैसे पॉसिबल है? क्या कोई जादू वादू हो रहा है? अब बच्चे कहते हैं बारिश हो रही होती है ना, बारिश के पानी के साथ करंट ट्रेवल करता हुआ आ जाता है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बारिश अभी बरसी भी नहीं होती है, बिजली पहले आके गिर जाती है, और इतना हाई वोल्टेज होता है इस बिजली का, इतना हाई वोल्टेज कि अगर किसी लिविंग थिंग को टच कर जाए ना, वही मर जाए, वो वही उसका इंतकाल हो जाए। तो अब सारा मसला ये है कि कैसे इतने हाई वोल्टेज का करंट बादल से जमीन तक कैसे पहुंच रहा है, गैसेस के अंदर से कैसे पास कर जा रहा है? हालांकि गैसेस तो बैड कंडक्टर हैं, लेकिन क्या बादल से बिजली वाली गिरने वाली बिजली के लिए क्या गैसेस गुड कंडक्टर बन जाती हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैसे इसके अंदर से पास हो जाती है? इस पर रिसर्च करता रहा करता रहा करता रहा, थॉमसन यहाँ तक पहुंचा कि भाई जहां से बिजली गिरती है ना, वो जगहें क्लाउड्स कहलाते हैं, बादल कहलाते हैं। और बादल जहाँ पे होते हैं, वो जगहें ऊंची पहाड़, हाई माउंटेन्स कहलाते हैं। तुम आसमान तक तो नहीं पहुंच सकते, बादल तक पहुंच सकते हो। ऊंची ऊंची पहाड़ों पे चढ़ जाओ, तुम बादलों के अंदर में घुस जाओगे, तुम्हें बादल महसूस होने लगेंगे। बादल हैं क्या? क्लाउड्स, मतलब वाटर वेपर्स तो हैं, जो वेपर्स की शक्ल में, तमाम पानी जो आबी बुखारात की शक्ल में ऊपर मौजूद है, वो वाटर वेपर्स, वो क्लाउड्स हैं। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ होते हैं। और हाई माउंटेन्स का मतलब हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे एयर प्रेशर बहुत लो होता है। तो जब जे थॉमसन रिसर्च करना शुरू किया ना उसने, तो वो इस नतीजे पे पहुंचता गया कि भाई नॉर्मली आम तौर पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी गैसेस के अंदर से कंडक्ट नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती। लेकिन जहां से बिजली आ रही है बादलों से, वो ऊंची ऊंची जगहें, हाई एल्टीट्यूड है, जहाँ पे एयर प्रेशर बहुत लो होता है। और वहां पे जो एयर होती है ना, जो गैसेस का मिक्सचर होता है, वो सारी इनर्ट गैसेस होती हैं। मतलब ऐसी गैसेस होती हैं जो केमिकल रिएक्शन नहीं करती। सर क्या मतलब? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर क्या हवा का प्रेशर बहुत लो होता है? इतनी तेज हवा तो चल रही होती है। तेज हवा चलने का मतलब हवा की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत कम होता है। जब भी तो जो माउंटेन हाइकिंग करने वाले होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने के बाद हवा की स्पीड बहुत हो रही होती है, हवा बहुत तेज चल रही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम, बहुत कम हो जाता है, मतलब सांस लेना मुश्किल होता है। क्यों? एक तो हवा का दबाव बहुत कम है, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई, और दूसरा वहाँ जो गैसेज होती है वो आमतौर पर इनर्ट गैसेज होती हैं, मतलब ऐसी गैसेज जो केमिकल रिएक्शन नहीं करती। तो हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, जो कि वहाँ पे हवा का दबाव कम होने की वजह से पहले ही बहुत कम हो चुकी है, और थोड़ी बहुत जो है वो भी खत्म होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर इनर्ट गैसेज होती हैं, तो ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है। तो थॉमसन इस नतीजे पे पहुंच गया कि जरूर ब जरूर, जरूर ब जरूर ये तमाम वजूहात इलेक्ट्रिसिटी को, गैसेस को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बना देती हैं। मतलब जो बिजली बादलों से गिर रही है ना, वो बिजली
गैसेस के अंदर से आराम से, इसलिए शायद कंडक्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि जहां से वो गिरती है वहां सारी इनर्ट गैसेस होती हैं, वहां पे हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर बहुत लो होता है, इसलिए गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है। दूसरी वजह, ये जो बिजली होती है ना जो आसमानों से गिरती है, इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है। जब भी तो अगर किसी को थोड़ा सा भी टच कर जाए, ये बिजली थोड़ी ऐसा होता है कि ऐलान करके आती है मैं संडे को आऊंगी, शाम में 5 बजे आऊंगी, 6 बजे तक रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो आती है और फौरन चली जाती है। ग्लो अपियर्स, डिसअपियर्स, चमक आती है और गायब हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, और इसके कांटेक्ट में अगर कोई आ गया उस वक्त, किसी कोई इसके टच में आ गया, तो बस फिर तो वो गया ऊपर। यही बात जे थॉमसन ने अल्लाह की कुदरत को देख के समझी और लोगों को समझाना शुरू करी। वो क्या समझाना शुरू करी? कि भाई नॉर्मली गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक तुम्हारे और बिजली के दरमियान हवा मौजूद है, गैसेस मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी उस गैस के अंदर से गुजरेगी नहीं, पास नहीं हो सकेगी, तुम तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन अगर वो बिजली बहुत हाई वोल्टेज की है और जहां से गिर रही है वहां हवा का प्रेशर बहुत लो है और सारी की सारी इनर्ट गैसेज हैं, फिर वो बिजली गैसेस के अंदर से गुजर सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। गैसेस कैन बी द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट फॉर सम टाइम्स। कब? एट वेरी लो प्रेशर ऑफ एयर एंड वेरी हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए। इन दो तस्वीरों में ये दिखाया जा रहा है कि इस बंदे ने क्या किया, दो तारों को आपस में मिक्स कर दिया। जब तक इन दो तारों को अलग अलग रखता ना, तब तक बीच में हवा होती, इसको कुछ नहीं होता। इसने क्योंकि दोनों को कांटेक्ट में ले आया, मिक्स कर दिया, तो वो करंट गुजरने लगा इनके अंदर से, और इस बेचारे को करंट लग रहा है। जब भी तो कहते हैं। और ये बंदा देखो, पीएम इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के सामने सुकून से बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके और ट्रांसफार्मर के दरमियान जो फासला है, वहाँ एयर मौजूद है, गैसेज मौजूद हैं, और गैसेज इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर्स होती हैं। तो इनके दरमियान, तो इनके अंदर से, गैस के अंदर से बिजली गुजर नहीं रही और इस बंदे तक पहुंच नहीं रही, इसलिए बंदा सुकून में। जहां बंदा इसको टच करेगा ऊपर। लेकिन ये अगर बिजली हो जो आसमान से गिर रही है, वो फिर गैस के अंदर से गुजर सकती है। क्यों? क्योंकि वो जहां से गुजरती है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड्स हैं, वहां एयर का प्रेशर बहुत लो होता है, वहां पे सारी इनर्ट गैसेज होती हैं, और बिजली का वोल्टेज बहुत 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 ज्यादा होता है। ये सारी बातें थॉमसन ने नोट करी और कहने लगा कि काश 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 मैं भी इसको ना, अल्लाह की इस नेचर को कॉपी कर सकूं। और देखो, कुदरत की कॉपी इंसान कर सकता है। अल्लाह ने इंसान को इतनी सलाहियत तो दी है वो कि वो नेचर को देख के, पढ़ के, समझ के उसकी कॉपी कर सके, लेकिन इतनी सलाहियत नहीं दी है कि वो किसी चीज को बना सके। तो अल्लाह की इस कुदरत को जे थॉमसन ने जिस ट्यूब में कॉपी किया, उस ट्यूब का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। और तुमको मैंने पहले ही बताया, डिस्चार्ज ट्यूब को बनाने वाला, डिजाइन करने वाला कौन था? हीनरिच गीसलर। गीसलर साहब ने डिस्चार्ज ट्यूब को डिजाइन किया था, और उस ट्यूब को डिजाइन करके गीसलर ने उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के देखा था। थॉमसन और क्रूक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की और कैथोड रेज की डिस्कवरी करवाई। लेकिन थॉमसन का मेन काम था इसमें, क्योंकि सारी चीजें ऑब्जर्व कौन कर रहा था? थॉमसन। थॉमसन को नहीं पता था कि मैं कैथोड रेज को डिस्कवर कर लूंगा, या फिर जो है मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लूंगा। उसकी ख्वाहिश क्या थी? कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और मखसूस डिस्चार्ज ट्यूब नहीं, किसी भी चीज के अंदर मैं जो हूं ना, अल्लाह की कुदरत को कॉपी करूं। उसका मकसद और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं भी जो हूं ना, गैसेस को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाना चाहता हूँ, भले थोड़ी देर के लिए, लेकिन बनाना जरूर चाहता हूँ। और वो अल्लाह की कुदरत को देख चुका था। भले वो हो सकता है अल्लाह को ना मानता हो, अल्लाह ताला को ना मानता हो, लेकिन कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला कोई ना कोई एनर्जी है, वो ये बात जरूर जानता था और मानता था। और वो समझ गया था कि नॉर्मल कंडीशन में गैसेस तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, गुजर नहीं सकती। लेकिन अगर मैं वही कंडीशंस अप्लाई कर लूं, वो तमाम सूरत हाल पैदा कर लूं जो अल्लाह ने, कायनात को बनाने वाले ने पैदा की हैं, तो फिर उस कायनात को बनाने वाले की तरह मैं भी गैसेस को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बना सकता हूँ, भले थोड़ी देर के लिए, चमक आए और चली जाए, लेकिन कम से कम थोड़ी देर के लिए भी। अगर मैं वो तमाम कंडीशंस क्रिएट कर लूँ, वो तमाम सूरत हाल पैदा कर लूँ जो अल्लाह ने पैदा की हैं गैसेस को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाने के लिए, तो मैं भी वो काम कर सकता हूँ। उसने क्या किया सबसे पहले ना, अब इसके लिए उसने डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करी। उसका कोई दिलचस्पी नहीं थी डिस्चार्ज ट्यूब में, बस उसको दिमाग में आई कि यही एक ट्यूब दिख रही है, जो बड़ी अच्छी ट्यूब है दिखने में, गीसलर ने बनाई थी, इसी के अंदर वो सारा काम, वो सारी सूरत हाल पैदा करता हूँ जो अल्लाह ने पैदा की, और फिर देखता हूँ कि गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है कि नहीं। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक गिलास ट्यूब होती है, दो मेटल के इलेक्ट्रोड से फिट हुई हुई होती है। यही वर्डिंग्स अंग्रेजी में नोट्स में लिखी हुई होंगी। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ गिलास ट्यूब fitted with two metal electrodes. These metal electrodes are connected by a wire. ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स तार से जुड़े हुए होते हैं, किसके साथ? टू अ हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी। मतलब ऐसी बैटरी के साथ जो हाई वोल्टेज देने का सोर्स है, हाई वोल्टेज देने का जरिया है। और उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल।
जैसे ही तार इस बैटरी से जुड़ते हैं, तार के अंदर से करंट दौड़ना शुरू करता है। यहाँ से दौड़ता है नेगेटिव चार्ज वाला करंट, यहाँ से दौड़ता है पॉजिटिव चार्ज वाला करंट, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दौड़ते हैं। हम तो जानते हैं ना, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्जेस का फ्लो। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज दौड़ता है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ इसने एक ट्यूब लगाई होती है जो कि वैक्यूम पंप की तरफ जाती है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इसको वैक्यूम पंप मत लिखना, इसको लिखना टू वैक्यूम पंप, TO2। मतलब ये वो ट्यूब है जो वैक्यूम पंप की तरफ जाएगी, टू वैक्यूम पंप। क्यों, वजह बताऊंगा क्यों वैक्यूम पंप की तरफ जा रही है, मतलब क्यों वैक्यूम पंप कनेक्ट किया इससे। ठीक है सर। अच्छा जी, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखो बच्चों, जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो कहलाती है कैथोड, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो कहलाती है एनोड। ठीक है सर। अब वो करना क्या चाह रहा था, क्या जे थॉमसन को डिस्चार्ज ट्यूब से बहुत मोहब्बत थी? नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं थी। वो गैसेस को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाना चाह रहा था थोड़ी देर के लिए। उसके लिए जो उसने apparatus, जो सामान इस्तेमाल किया वो डिस्चार्ज ट्यूब थी, वो उसको बेहतर लगा। अब क्योंकि वो गैसेस को गुड कंडक्टर बनाना चाहता है, तो वही सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी, वही सारी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जो ऊपर कायनात में अल्लाह ताला ने बादलों पे क्रिएट की है। सबसे पहली बात क्या, कि एयर प्रेशर बहुत लो होना चाहिए। एयर प्रेशर लो होने का मतलब हवा की मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। जाहिर है ये बात तो हम सब जानते हैं कि गैसेस जहां बंद कर दी जाए ना, बलून में हवा भर रहा हूँ भर रहा हूँ भर रहा हूँ भर रहा हूँ, भरते भरते बलून फट गया। तो बलून के फटने का मतलब क्या होता है, देखो, जब मैं बलून में हवा भर रहा होता हूँ ना, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेरे मुंह से निकल के जा रही होती है, वाटर वेपर्स कुछ अंदर जा रहे होते हैं। तो गैस अगर कहीं जाके बंद हो जाए ना, तो गैस की खुसूसियत है कि उसके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में भी टकराते हैं। और जहां तुमने बंद किया है ना, उसकी दीवारों से भी कोलाइड करते हैं, उसकी दीवारों से भी टकराते हैं। अब हवा मैंने कम भरी है, गैस के पार्टिकल कम है, तो कम कम टकराएंगे, तो बलून को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हवा मैंने ज्यादा भर दी, तो गैस के पार्टिकल भी ज्यादा हो गए, वो ज्यादा ज्यादा टकराएंगे, तो प्रेशर भी ज्यादा ज्यादा क्रिएट होगा बलून पे। जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, बलून उतनी जल्दी फट जाएगा। तो अगर मुझे ज्यादा प्रेशर करना है, तो गैस को भी ज्यादा भरना पड़ेगा। प्रेशर कम क्रिएट करना है, हवा का प्रेशर बहुत कम रखना है, तो गैस को भी कम डालना पड़ेगा। तो जे थॉमसन ने पहली बात वहां पे क्या नोट करी थी, कि जहां से बिजली गिर रही है वो हाई एल्टीट्यूड, वो ऊंची ऊंची चट्टाने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वह हवा का प्रेशर बहुत कम होता है। हवा के प्रेशर कम होने का मतलब हवा बहुत कम होती है, एयर बहुत कम होती है। और जो गैसेस वहां पे मौजूद होती हैं वो कॉपी कर रहा था ना, इसलिए वो कोई चेंजेस चाहता ही नहीं था। वहां पे जो लो प्रेशर पे कम मिकदार में जो हवा मौजूद होती है, वो सारी की सारी इनर्ट गैसेज होती हैं, तो इसने भी इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया। और जिस इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया वो बहुत कॉमन और सस्ती मिलने वाली इनर्ट गैस है, जिसका नाम हीलियम है। बहुत कम हीलियम गैस रखी है अंदर इसने। जब हीलियम गैस की मिकदार ही उसने कम रख दी, तो अंदर हीलियम गैस के पार्टिकल क्योंकि कम है, वो कम कम टकराएंगे, जितना कम टकराएंगे प्रेशर भी उतना कम क्रिएट होगा। और एहतियातन बाहर एक वैक्यूम पंप लगा दिया, जिस मतलब एक ट्यूब लगाई डिस्चार्ज ट्यूब से निकाल के, जो वैक्यूम पंप की तरफ जा रही है। जब यहाँ पे टू वैक्यूम पंप लिखना, तो वैक्यूम पंप से क्या करता है, गैस के प्रेशर को मेंटेन करता है वो, ताकि अंदर प्रेशर कम रहे। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया, गैस का प्रेशर बहुत कम रखा। दूसरा काम, गैसेस कौन सी ली, इनर्ट गैसेस, बिल्कुल नेचर की कॉपी कर रहा है। तीसरा काम, वोल्टेज बहुत ज्यादा दिया है, 10,000 का वोल्टेज। अब तुमको मैं तस्वीर दिखाऊंगा ना, ये तो मैंने डायग्राम बनाई है तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन जब तुम्हें मैं डिस्चार्ज ट्यूब की ओरिजिनल तस्वीर दिखाऊंगा, बहुत छोटी सी बारीक सी है। इतनी नन्ही सी बारीक सी ट्यूब से अगर तुम 10,000 का वोल्टेज दोगे तो फट जाएगी। लेकिन यहाँ क्यों नहीं फटी, क्योंकि ये नेचर की कॉपी कर रहा है। सबसे पहली बात, इसने जो है ना, सबसे अहम बात, गैस का प्रेशर बहुत कम रखा हुआ है, बहुत कम रखा हुआ है, बहुत कम। और इनर्ट गैस इस्तेमाल करिए, किसी और गैस को भी इस्तेमाल कर लेते ना अगर, तब भी काम हो जाता, तब भी गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती, तब भी गैसेस इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन सकती थी। लेकिन क्योंकि नेचर को बिल्कुल कॉपी कर रहा था, तो इसलिए इसने इनर्ट गैस इस्तेमाल करी। कोई चेंजेस, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था ये। ठीक है सर। अब जैसे ही इसने गैस के लो प्रेशर पे इनर्ट गैस को रख के 10,000 का वोल्टेज दिया, वैसे ही कैथोड से रोशनी निकली, शुआएं निकली ब्लू कलर की। हीलियम गैस थी, इसलिए वो रोशनी का कलर ब्लू था, उस लाइट का कलर ब्लू था। अगर हाइड्रोजन गैस होती, तो लाइट का कलर ग्रीन हो जाता। लाइट का कलर जो है ना, जो कैथोड रेस का कलर है, वो डिपेंड करता है गैस की नेचर के ऊपर। जैसी गैस होगी, वैसा ही जो है कैथोड रेस का कलर होगा। उसने वो जैसे ही देखा कि 10,000 वोल्ट पे कैथोड से रेस निकलने लगी, उसने उन रेस का नाम रख दिया कैथोड रेस। और ऐसे इस तरीके से इस जे थॉमसन ने कैथोड रेस की डिस्कवरी कर ली। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में, कैथोड रेस किस तरह डिस्कवर हुई थी, 10,000 वोल्ट पे डिस्कवर हुई थी। गैस का प्रेशर बहुत लो था, और अंदर जो गैस थी वो इनर्ट गैस थी। इसका कोई मकसद नहीं था मैं कैथोड रेस को डिस्कवर करूं, या मैं हीन रिच की इस तरह के apparatus को इस्तेमाल करूं। इसकी ख्वाहिश ये थी, अल्लाह ताला की कुदरत को देख के बहुत इंस्पायर हुआ था ये, कि गैसेस तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको, कायनात को बनाने वाले ने इसको गुड कंडक्टर बनाया है। थोड़ी देर के लिए ही सही, जब बारिश होती है, वो मखसूस जो बिजली चमकती है उसके लिए गैसेस इलेक्ट्रिसिटी का
गुड कंडक्टर बन जाती हैं। तो मैं भी नेचर की कॉपी करके कुछ ऐसे हालात बनाऊंगा जैसे नेचर में बने हुए, और मैं भी गैसेस को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाऊंगा, जो कि इसने किया। और इत्तेफाक से कैथोड रेज डिस्कवर हो गई, उन रेस का नाम कैथोड रेज रख दिया। ऐसी मखसूस रेस जो कि गैसेस के अंदर से भी गुजर सकती हैं, मतलब ऐसा करंट, ऐसा मखसूस करंट जो गैस के अंदर से भी गुजर सकता है। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत लो था, सारी इनर्ट गैसेस थी, और वोल्टेज बहुत हाई था, 10,000 का वोल्टेज था। तो कैथोड टर्मिनल से रेज निकली, इन रेस का नाम कैथोड रेज रखा। और मखसूस रेस थी वाकई में, क्योंकि 10,000 के वोल्टेज पे जनरेट हो रही है, अंदर गैस का प्रेशर बहुत लो है, और जो गैसेज है सारी की सारी इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है सर। अब क्योंकि ये बात तो ये जानता था, इसको इसका अंदाजा था कि कैथोड रेज आम रेज नहीं है, ये वो बिजली है, वो करंट है जो गैसेस के अंदर से गुजर रहा है। मैंने नेचर की कॉपी करी है, ये आम रेज नहीं है। जो बल्ब से नॉर्मल रोशनी निकलती है वो रोशनी नहीं है, ये कुछ मखसूस किस्म की रेज है। अब इसने इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, ये कहने लगा मैंने इनकी खुसूसियात देखूंगा, कैसी मखसूस किस्म की रेज है, इनके अंदर क्या मौजूद होता है। तो प्यारे बच्चे पहले बता, मेरी बात तुमको यहाँ तक समझ में आई? जी सर, उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह समझ में आई होगी। बट अब देखो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज कैसे स्टडी करी इसने। इसने कहा कि अगर तुम कैथोड रेज के रास्ते में किसी चीज को रख दोगे, किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे ना, उस ऑब्जेक्ट का शेडो बिल्कुल पीछे बनेगा। तुम अगर किसी कमरे में बैठे हुए हो ना, तो उस कमरे की लाइट जला के उसके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा शेडो बिल्कुल पीछे पड़ेगा। अगर शेडो बिल्कुल पीछे बन रहा है ना, तो ये इस बात का सबूत है कि बल्ब से निकलने वाली रोशनी स्ट्रेट पाथ में, सीधे रास्ते में ट्रेवल कर रही है। समझ आई मेरी बात? अगर तुम किसी रोशनी के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को रख देते हो, और उस ऑब्जेक्ट का शेडो बिल्कुल पीछे बनता है, तो इस बात का सबूत है कि वो रोशनी, वो रेस स्ट्रेट पाथ में, सीधे रास्ते में ट्रेवल कर रही है। कैथोड रेस के आगे जब इस एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसका शेडो बिल्कुल पीछे बना। इससे ये बात साबित हो गई, कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हाँ, कैथोड रेस ट्रेवल करती है सीधे रास्ते में कैथोड से एनोड की तरफ। वर्डिंग्स पढ़ लो, यही सेम प्रॉपर्टीज मैंने नोट्स में वर्डिंग बना बना के, हेडिंग डाल डाल के लिख दी है। कैथोड रेस कास्ट शेडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। कैथोड रेस के रास्ते में जिस ऑब्जेक्ट को, जिस चीज को रख दोगे, उनका शेडो बनाएंगी। प्रूविंग दैट, इस बात का सबूत है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधे रास्ते में चलती हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है सर, दूसरी बात सुनो इस तरीके से। अब बोलो सर, वो तो आपने ब्लू कलर की कैथोड रे दिखाई थी, तो बाद में हर साइंटिस्ट ने अंदर गैस को चेंज करता रहा ना, हर साइंटिस्ट ने ये देखा कि गैस को चेंज करने से क्या कैथोड रेस निकलती हैं? बिल्कुल निकलती हैं। कैथोड रेस का निकलना गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। गैस का प्रेशर कम होना चाहिए और वोल्टेज बहुत हाई होना चाहिए, अंदर गैस कोई भी हो निकल जाती है। हाँ, गैस चेंज करने से कैथोड रेज का कलर तब्दील हो जाता है। देख रहे हो, गैस चेंज करने से कलर तब्दील हो रहा है, क्योंकि आम रेज है ही नहीं है, इनका काम ही नहीं है आम रेज वाला। अच्छा, देखो अब ना, जो ऑब्जेक्ट रखा उसका शेडो बिल्कुल पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इस कैथोड रे ट्यूब की ग्लास वॉल के ऊपर। सही है सर। अच्छा जी, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना भाई, इसकी ग्लास वॉल के ऊपर इसका शेडो बन रहा है। जे थॉमसन ने कहा, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। कैथोड रेज क्या पैदा करती है? चमक, फ्लोरेसेंस, ऑन स्ट्राइकिंग विद द वॉल ऑफ ट्यूब। जब वो इस डिस्चार्ज ट्यूब की ग्लास वॉल से टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो शेडो, मतलब सॉरी, फ्लोरेसेंस, चमक प्रोड्यूस करती है। देखो चमक प्रोड्यूस हो रही है, तुम तस्वीर में देख सकते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और ऑब्जर्व करी, किसने? जे थॉमसन ने, कि जब ये कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पे, शीशे की दीवारों पे जाके हिट करती है ना, स्ट्राइक करती है, तो चमक तो होती है, फ्लोरेसेंस तो होती है, लेकिन सार में चमक के साथ साथ चटक चटक की आवाज भी आ रही होती है, स्पार्क भी हो रहा होता है। बड़ी अजीब सी बात है। अगर मैं अपने मोबाइल की रोशनी अपने मिरर पे, शीशे पे मारता हूँ, तो शीशा वहां से फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करेगा, चमकने लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मोबाइल का टॉर्च मारने से अगर शीशे में से टक 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 करके आवाज आने लगे, तो मैं बड़ा परेशान होऊंगा, डर जाऊंगा, ये तो अजीब सी बात हो रही है। मतलब लाइट अगर किसी शीशे पे, किसी गिलास मटेरियल पे पड़ती है, तो चमकने लगता है वो वहां से, टक टक करके आवाज थोड़ी आती है, वो तो रोशनी है, कोई पत्थर थोड़ी है। हाँ, अगर पत्थर के छोटे छोटे जर्रात, जो कंकर मिलते हैं नीचे जमीन पे पड़े हुए, वो अगर उठा के मारना शुरू करूं मैं गिलास के ऊपर, तो फिर वहां से टक 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 करके आवाज आएगी। परेशानी वाली बात तो ये है ही नहीं। पत्थर को मारोगे तो आवाज आएगी, लाइट को मारोगे तो चमक प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहाँ कैथोड रेस, मैंने बताया था आम रेस है ही नहीं ना। कैथोड रेस को अगर तुम जो है शीशे पे मारोगे ना, तो जैसे ये शीशे पे पड़ रही है, किसके शीशे पे? डिस्चार्ज हुए शीशे पे, गिलास वॉल पे पड़ रही है, तो चमक के साथ चटक चटक टक 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 करके आवाज भी आ रही है। टक 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 करके आवाज आने का मतलब और मकसद ये है कि ये कैथोड रेज आम रेज नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जर्रात मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये शीशे पे जाके टकराती है। इसके टकराने के साथ इसके पार्टिकल भी जाके हिट करते हैं, वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, और शीशे के ऊपर से टक 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 करके आवाज आ रही होती है। यहाँ से जे जे थॉम्सन चक में पड़ गया, या बहुत शक हो रहा है मुझे, आम रेस नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जर्रात मौजूद है जो मटेरियल जैसे होते हैं, इनका मास भी होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। उनका मास है, जब भी तो टक टकराने से टक टक करके आवाज आ रही है। वरना ये रोशनी जो नॉर्मल मेरे बल्ब से निकल रही है, अगर शीशे पे पड़ेगी खाली चमक होगी, शीशा चमकेगा, टक करके आवाज ही नहीं, क्योंकि इस लाइट के अंदर भी अगर कोई पार्टिकल है तो वो मटेरियल नहीं है, उसका कोई मास नहीं है। लेकिन कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल है उनका कुछ ना कुछ मास मौजूद है। इससे इसको शक हो गया। विथ फ्लोरेसेंस, चमक के साथ साथ, दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्पार्क, चक चक करके आवाज भी आ रही है, और स्ट्राइकिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर, कब, जब ट्यूब से टकरा रहे हैं। शोइंग दैट दे कंटेन सम मटेरियल पार्टिकल, ये इस बात का सबूत है, इससे शक पड़ रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल इन रेज में मौजूद हैं, और वो ऐसे पार्टिकल, ऐसे जर्रात हैं जिनका मास भी है, वो मटेरियल पार्टिकल है। इसने फिर इस बात को कंफर्म करने के लिए पता है क्या रखा, इनके रास्ते में एक लाइट पेडल व्हील रखा, मतलब कागज का बना हुआ पंखा रखा, गोल सा, स्कूल में बनाते हैं ना, एक कागज से डंडी बना लेते हैं, एक कागज से उसके पंखे बना लेते हैं, पंखड़ियां बना लेते हैं। तो इतना हल्का कागज होता है वो, कि अगर पंखा चल रहा है तो हवा से वो हिलने लगता है। लेकिन प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर उस कागज के बने हुए पंखे को मैं किसी रोशनी के आगे, बल्ब से निकलने वाली रोशनी के आगे रख दूं, या जो है फिर मोबाइल के टॉर्च से निकलने वाली रोशनी के आगे रख दूं, तो क्या वो पंखा घूमने लगेगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, पंखे का शेडो बनेगा, घूमेगा नहीं। यही तो मारेशानी वाली बात थी जे थॉमसन के लिए, कि जब जे थॉमसन ने कागज से बने हुए पंखे को, लाइट पैडल व्हील को, कैथोड रेस के आगे रखा, और कैथोड रेस जैसी ही इस लाइट पैडल व्हील पे टकराई, घूमने लगा वो पंखा। शैडो तो पीछे बन ही रहा था, लेकिन ये घूम भी रहा था। बड़ा परेशान हुआ जे थॉमसन कि भाई ये तो अजीब सी बात है। और यहाँ से इस बात का सबूत भी हो गया कि कैथोड रेस के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिनका मास होता है, जो मटेरियल होते हैं, वो मौजूद हैं। क्यों? शक कहाँ से हुआ था कि जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार से टकरा रहे हैं तो चटक चटक की आवाज आ रही है, यहाँ से शक हो गया कुछ ना कुछ पार्टिकल मौजूद हैं। और इस बात का सबूत कब मिला? जब सामने कागज का बना हुआ पंखा, लाइट पेडल व्हील रखा, तो वो घूमने भी लगा। और घूमना इस बात का सबूत होगा कि कैथोड रेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे खतरनाक पार्टिकल हैं जिनका मास है, जो कि मटेरियल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये पढ़ लो। दे कॉज अ लाइट पेडल व्हील टू रोटेट, कैथोड रेस की वजह से लाइट पेडल व्हील क्या करता है? घूमता है। प्रूविंग दैट, इस बात का सबूत है कि इनके अंदर वाकई में कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल मौजूद है जो मटेरियल होते हैं, जिनका मास होता है। ठीक है सर। अच्छा देखो, कैथोड रेस स्ट्रेट ट्रेवल करती है कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन कैथोड रे ट्यूब के बाहर, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर, दो मेटल की प्लेट्स को और लटका दिया, तार के जरिए बैटरी से जोड़ दिया, वो बैटरी के जरिए जोड़ा हुआ नहीं दिखाया है। एक पॉजिटिव प्लेट थी, दूसरी नेगेटिव प्लेट। तो कैथोड रेस जैसे ही इन इलेक्ट्रिक फील्ड के पास से गुजरी, मतलब ऐसी प्लेट के पास से गुजरी जो कि बैटरी से जुड़ी हुई थी, तो कैथोड रेस फौरन से प्लस प्लेट की तरफ मुड़ गई। देखो याद रखो बच्चों, माइनस की तरफ वो मुड़ेगा जो खुद प्लस होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और प्लस की तरफ वो मुड़ेगा जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। जे थॉमसन ये बात तो पहले पता लगा चुका था कि कैथोड रेज आम रेज नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल्स पार्टिकल मौजूद हैं। अब उन पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, वो जानता था, ये ऐसे पार्टिकल हैं जो उनका मास भी होता है, जब भी तो शीशे से पे टकराने से टक टक की आवाज भी आ रही है। तो समझ गया था कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा इनके ऊपर। उसने ना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और चेक करने लगा कहाँ मुड़ती हैं। जहां मुड़ेंगी बस, जिस चीज की लालच होगी पकड़ में आ जाएंगी। ये मुड़ गई पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब इनके अंदर माइनस चार्ज मौजूद है, और माइनस को प्लस की लालच होती है। तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ना ये इस बात का सबूत दे गया कि दीज रेज कंटेन्स पार्टिकल्स विच हैव नेगेटिव चार्ज, इनके अंदर जो पार्टिकल है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखो, ये तो मैग्नेट से भी ऐसे ही मोड़ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हिल रही थी, और मैग्नेट से भी ऐसे ही मोड़ रही थी। आम रोशनी के सामने मैग्नेट को ऐसे करते हैं तो रोशनी बोलेगी पता नहीं पागल हो गया क्या हो गया इसको। कैथोड रेस के सामने अगर तुम मैग्नेट को इस तरह हिलाओ जुलाओ ना, तो रेस को फर्क पड़ने लगता है, रेज इफेक्ट करने लगती है। ये देखो, कैथोड रेस डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेस कहाँ मुड़ जाती है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इस बात का सबूत है कि इन रेस, इन पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सही है सर, यहाँ तक तो सारी बातें हो गई अलहमदुलिल्लाह। और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? जॉर्ज जॉन स्टोन स्टोनी ने, जो तुमको मैंने पहले बात बताई थी। तो प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉपिक समझ में आया? तो उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, और एक चीज और डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।